हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। इनसे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, क्योंकि ये हमारी स्टेट पीएससी और मेंस दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों, सबसे पहले निर्वाचन आयोग के बारे में हम संक्षिप्त में जान लेते हैं, उसके बाद हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। स्थापना, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है भारत निर्वाचन आयोग। इसका उद्देश्य है संविधान में वर्णित राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। सदस्यों की संख्या इसमें 3 सदस्य होते हैं। पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि 1 रहता है, दूसरा है अन्य निर्वाचन आयुक्त जो कि 2 रहते हैं। नियुक्ति इसमें राष्ट्रपति द्वारा होती है और इसका जो कार्यकाल होता है आयुक्त का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु वर्ष जो भी पहले हो, और दूसरा अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। पद मुक्ति या पदच्युति की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वह सिद्ध कदाचार व दुर्व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। कार्यों की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव तिथियों की घोषणा करना, निर्वाचन का संचालन, नियंत्रण तथा निरीक्षण, चुनाव आचार संहिता लागू करना, प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति, संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना, विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना। निर्वाचन संबंधी सुधार समितियों को जान लेते हैं। संथानम समिति 1962, तारकुंड समिति 1974, शकधर समिति 1981, गोस्वामी समिति 1990, शेषन समिति 1992, इंद्रजीत समिति 1998, मोइली समिति 2007, रेड्डी समिति 2011 और वर्मा समिति 2013 में। चलिए अब जानते हैं भारत निर्वाचन आयोग। अभी हम संक्षिप्त में जान चुके, अब इसका पूरा डिटेल जानेंगे। भारत निर्वाचन आयोग तो भारतीय संविधान निर्माता लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष निर्वाचन की महती अनिवार्यता से भलीभांति परिचित है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचनों से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं का उल्लेख है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। भाग 15 अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329। भारत एक संघात्मक राज्य है, परंतु भारतीय संघ की विभिन्न राज्यों के लिए पृथक पृथक निर्वाचन आयोग नहीं है। संपूर्ण देश की निर्वाचन व्यवस्था एकात्मक के सूत्र में बंधी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण एक निर्वाचन आयोग में निहित होगा। चलिए जानते हैं चुनाव आयोग का गठन। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार 1950 से 89 तक आयोग 1 सदस्यीय था, किंतु 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने हेतु 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया। वह पुनः आयोग के 1 सदस्य हो गया। अक्टूबर 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। इसके बाद से अब तक आयोग 3 सदस्यीय है। अधिसूचना के अनुसार आयोग की कार्य पद्धति के नियमों में संशोधन कर सभी आयुक्तों को समान अधिकार दिए गए तथा निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर लेने का प्रावधान किया गया है।
नियुक्ति जाने तो संविधान के अनुच्छेद 324(2) में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस हेतु बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति का भी प्रावधान है। सामान्य निर्वाचनों से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं जो निर्वाचन आयोग के कार्यों में सहायता करते हैं। निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता के संबंध में संविधान में उल्लेख नहीं है। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष का होता है तथा वह 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो इस पद पर बने रहते हैं। वह किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक रहता है। बात करते हैं इनके पदच्युति या हटाना। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। महाभियोग द्वारा ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के स्पष्ट बहुमत एवं दोनों सदनों की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 सदस्य संख्या के अनुमोदन से पारित होना आवश्यक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों एवं क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिशों पर ही राष्ट्रपति द्वारा उनके पदों से हटाया जा सकता है। चुनाव आयुक्त का वेतन और सम्मान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। निर्वाचन आयोग के अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था। तो संविधान के अनुच्छेद 324(6) में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब राष्ट्रपति या संबंधित राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग है निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जो निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कार्यों के लिए आवश्यक है। प्रत्येक राज्य के लिए एक निर्वाचन अधिकार उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये अधिकारी है। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचन के समय मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी तथा उसकी सहायता के लिए मतदान अधिकारी के अतिरिक्त अन्य छोटे कर्मचारियों को भी नियुक्तियां की जाती हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य। तो संविधान के अनुसार संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है। निर्वाचन आयोग को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। पहला है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। सन 1952 में भारतीय संविधान द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 पारित किया गया, जिसके अधीन यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। इस कार्य को करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब इसका दूसरा कार्य है निर्वाचन नामावली तैयार करना। तो निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के प्रत्येक सामान्य चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पूर्व निर्वाचन नामावली तैयार कराई जाती है। तीसरा कार्य है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। तो निर्वाचन आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने के लिए निर्वाचन आयोग कोई भी मानदंड निर्धारित कर सकता है। इसका चौथा कार्य है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तो निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। यदि किसी मान्यता प्राप्त दल का विभाजन होता है और दोनों गुटों में चुनाव चिन्ह को लेकर कोई विवाद होता है तो उसको निपटारा निर्वाचन आयोग करता है।
5वां कार्य है निर्वाचन का संचालन करना। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। 6वां है चुनाव रद्द करना। तो निर्वाचन आयोग चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव को रद्द कर सकता है। किसी चुनाव क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्र के मतों को निरस्त कर पुनः मतदान की आज्ञा दे सकता है। 7वां कार्य है उपचुनाव कराना। तो जब कभी संसद या विधानमंडल का स्थान रिक्त होता है तो निर्वाचन आयोग उस स्थान को भरने के लिए उपचुनाव करवाता है। 8वां कार्य है उम्मीदवार को अयोग्य ठहराना। यदि चुनाव के पश्चात चुनाव में कोई उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा नियत अवधि के अंतर्गत अपने चुनाव से संबंधित व्यय का वितरण नहीं देता है तो निर्वाचन आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। 9वां कार्य राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना। तो निर्वाचन आयोग संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर संबंधित राज्य के राज्यपाल को परामर्श देता है। 10वें में अन्य कार्यों में है कि राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, राजनीतिक दलों को आकाशवाणी में सुविधा प्रदान करवाना, उम्मीदवारों के चुनाव के लिए व्यय निश्चित करना, चुनाव के याचिकाओं के संदर्भ में सरकार को परामर्श देना आदि, यह इनके कार्य हैं। अब हम इनके दोष को जानें। निर्वाचन आयोग में तो निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, फिर भी निर्वाचन आयोग के दोष एवं समस्याएं विद्यमान है, जो कि इस प्रकार है। तो देखिए किस प्रकार कि निर्वाचन में अत्यधिक व्यय। तो वर्तमान चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा खर्चे की सीमा का निर्धारण कर दिया गया है, लेकिन राजनीतिक दल विभिन्न स्रोतों से एक निर्वाचन फंड तैयार करते हैं जिनकी एकत्रित राशि आरबीआई के फंड से भी अधिक होती है। लोकतांत्रिक राष्ट्रों में निर्वाचन 5 वर्ष के बाद होते हैं, लेकिन भारत में गठबंधन के दौर में निर्वाचन 5 वर्ष पूर्व किए जा रहे हैं। अतः निर्वाचन पर व्यय अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। बार बार चुनाव होने से कारण जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था भी अव्यवस्थित हो रही है। 1991 के बाद से उम्मीदवारों का निर्वाचन अत्यंत कम मतों से होता है। साथ ही पराजित उम्मीदवार पुनर्मतदान के बाद विजय घोषित किए जा रहे हैं, जो कि निर्वाचन प्रणाली में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को दर्शाता है। निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु समस्त राज्य सरकारें एक ही निर्वाचन आयुक्त पर निर्भर हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली की कतिपय कमजोरियां। अब हम इनकी कमजोरियों को जानेंगे। पहला, निम्न मतदान प्रतिशत के साथ विधायिका में ईमानदार एवं वास्तविक प्रतिनिधित्व का अभाव। तो राजनीतिक दलों एवं राजनीतिज्ञों पर से उठता विश्वास, राजनीति का अपराधीकरण तथा अपराधियों का राजनीतिकरण। दूसरा, सर्वाधिक खर्चीली चुनाव प्रणाली। तीसरा, राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में अपारदर्शिता, मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर की हेराफेरी, सभी उम्मीदवारों को नकारने का मुद्दा। सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर से दिसंबर 2013 में संपन्न मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली या दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली तथा मिजोरम के चुनाव से उपयुक्त में से कोई नहीं का विकल्प इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, जिसको नोटा बटन कहते हैं, के रूप में रखा गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार और 7वां, गैर गंभीर सांसद विधायकों की बढ़ती संख्या। चलिए अब जानते हैं निर्वाचन संबंधी सुधार समितियों के बारे में। विभिन्न आयोग द्वारा सुझाव। तो पहला, तारकुंडे समिति। तो सन 1974 में प्रजातंत्र में नागरिकों की ओर से जयप्रकाश नारायण ने B.M. तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसे JP समिति भी कहा जाता है, जिसका प्रमुख कार्य निर्वाचन व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देना है। महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार दिए गए कि निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय
होना चाहिए। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की जानी चाहिए। एक अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र विशेष के लिए मतदाता परिसर होना चाहिए। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, विरोधी दल के नेता की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के स्वामित्व निगम के अधीन होना चाहिए। सरकार ने समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया, जैसे मतदाता की आयु, 3 सदस्यीय आयोग, दूरदर्शन प्रसारण इत्यादि। दूसरी समिति है गोस्वामी समिति। 1990 में पूर्व विधि मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। समिति का गठन निर्वाचन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने तथा सुझाव देने हेतु किया गया था, जिसमें सुझाव इस प्रकार हैं, जैसे निर्वाचन में हथियारों का प्रयोग करने, चुनाव संबंधी सभी अनियमितताओं को रोकने के लिए समिति ने सुझाव दिए। ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग तुरंत पुनर्मतदान या चुनाव स्थगित करने का आदेश दे। वर्तमान चुनाव प्रणाली के स्थान पर निर्वाचन आयोग की समिति ने सुझाव दिया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या सूचना प्रणाली अपनाई जाए। समिति ने दल बदल कानून 1990 में सुधार सुझाव दिए। यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक दल को बगैर किसी दबाव के अपनी इच्छा से छोड़ता है तो यह अधिनियम उस पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। अपराध और राजनीति के बीच में साठगांठ की जांच करने के लिए बोहरा समिति 1913 में बनाई गई। चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन करने पर इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में बनाई। चुनाव कानूनों में सुधार पर भारत की विधि आयोग की रिपोर्ट 1999। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000-2002 एम.एन. वेंकटचलैया के आयोग इसके अध्यक्ष थे। प्रस्तावित चुनाव सुधारों पर भारत के चुनाव आयोग की रिपोर्ट 2004। शासन में नैतिकता के सवाल पर भारत सरकार के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट 2007। वीरप्पा मोइली इस आयोग के अध्यक्ष थे। चुनाव कानून एवं चुनाव सुधारों से जुड़ी तमाम सवालों को देखने के लिए 2010 में गठित तनख्वाह समिति। उपरोक्त समितियों एवं आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर चुनाव प्रणाली, चुनाव मशीनरी एवं चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार किए गए। निम्नलिखित 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जा सकता है चुनाव प्रणाली में। तो पहला 1996 के पहले के चुनाव सुधार, दूसरा 1996 का चुनाव सुधार, तीसरा 1996 के बाद के चुनाव सुधार और चौथा 2010 से अब तक के चुनाव सुधार। दोस्तों, इन चारों के बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्रम से व्यक्ति जो कार्यकाल में रहे। तो सबसे पहले चुनाव जो थे, जो पहले मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त थे वह पहले थे सुकुमार सेन। ये प्रतियोगी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुकुमार सेन, जिसका कार्यकाल आप देख रहे हैं 12/3/1950 से 19/12/1958 तक रहा। दूसरी थे के सुंदरम, तीसरे थे SP सेन वर्मा। तो दोस्तों, हमसे परीक्षाओं में क्रम पूछा जाता है कि पहले कौन से थे, दूसरे और तीसरे। तो आपके 3 तो आपको याद रखना ही है। आप चौथा याद रख सकते हैं यदि पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो जज रहे तो वह थे चौथे नंबर पर डॉक्टर नगेंद्र सिंह। 5वें थे T स्वामीनाथन, 6वें SL शकधर, 7वें RK त्रिपाठी, 8वें RBS पेरी शास्त्री। देखिए 9वें पे आपको ध्यान देना है। 9वें पे थी BS रमा देवी, जो कि प्रथम महिला आयुक्त थी। ये पूछा जा सकता है। 10वें TS सेशन, 11वें मनोहर सिंह गिल, 12वें जेम्स माइकल लिंगदो, 13वें TS कृष्णा स्वामी, 14वें BB टंडन, 15वें N गोपाल स्वामी, 16वें नवीन चावला, 17वें देखिए ध्यान दें डॉक्टर S बाई कुरैशी, जो कि प्रथम मुस्लिम थे, 18वें BS संपत, 19वें हरिशंकर ब्रह्मा, 20वें डॉक्टर नसीम जेदी, 21वें अचल कुमार ज्योति और 22वें ओम प्रकाश रावत। और जो वर्तमान में जो 23वें आयुक्त हैं वह हैं सुनील अरोड़ा। 3/12/2018 से वर्तमान में यह भी पदस्थ हैं। अब जानते हैं निर्वाचन से संबंधित
अनुच्छेद। तो हम जानेंगे अनुच्छेद और उस अनुच्छेद में क्या प्रावधान था इसको जानेंगे। तो अनुच्छेद 324 इसमें क्या है, निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होगा, ये प्रावधान था। अनुच्छेद 325 धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अनुच्छेद 326 तो इसमें बताया गया कि लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध कराने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध कराने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 329A प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध। अब जानते हैं चुनाव सुधार से संबंधित समितियों के बारे में। संथानम समिति 1962, इसके अध्यक्ष थे के संथानम और प्रमुख सिफारिश थी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हो। दूसरी है तारकुंडे समिति 1974, जिसके अध्यक्ष थे BM तारकुंडे और इसकी प्रमुख सिफारिश थी वयस्क मताधिकार की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु निर्धारित की जाए। तीसरी थी शकदर समिति 1981, अध्यक्ष थे श्यामलाल शकदर, प्रमुख सिफारिश मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य हो। चौथा है गोस्वामी समिति 1990, जिसके अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी और प्रमुख सिफारिश EVM का प्रयोग आरक्षण के लिए चक्रानुसार पद्धति हो तथा फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र हो। पांचवा शेषन समिति 1992, अध्यक्ष थे इस समिति के TN शेषन, इसकी सिफारिश थी एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ना प्रतिबंधित हो। छठवा है इंद्रजीत समिति 1998, अध्यक्ष थे इंद्रजीत गुप्त, प्रमुख सिफारिश चुनाव व्यय हेतु सार्वजनिक कोष का सृजन हो। सातवीं है मोइली समिति 2007, इसके अध्यक्ष बीरप्पा मोइली, प्रमुख सिफारिश शासन में नैतिकता हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार की रिपोर्ट। आठवीं समिति रेड्डी समिति 2011, इसके अध्यक्ष थे जीवन रेड्डी, उनकी प्रमुख सिफारिश थी राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए समय विलय पर प्रतिबंध हो। नौवां वर्मा समिति 2013, अध्यक्ष थे JS वर्मा और प्रमुख सिफारिश आपराधिक कानून में संशोधन हेतु गठित। चलिए अब जानते हैं निर्वाचन संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम। पहला द्वितीय संविधान संशोधन अनुच्छेद 81(1)(b) जो कि मई 1953 में हुआ, संसदीय क्षेत्र की अधिकतम जनसंख्या सीमा को समाप्त करना, यह राय संशोधन में। दूसरा 8वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 334 जो कि जनवरी 1960 में हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति में एंग्लो इंडियन की आरक्षण की समय सीमा। तीसरा 11वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 66-71 दिसंबर 1961 में हुआ, उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त संसदीय अधिवेशन की जगह चुनाव। चौथा 45वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 334 जनवरी 1980 में हुआ, SC/ST तथा एंग्लो इंडियन के आरक्षण की समय सीमा को बढ़ाना। पांचवा 52वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 मार्च 1950 में हुआ, दल बदल कानून में परिवर्तन। छठवां 61वां संविधान संशोधन मार्च 1989 में, मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हुई थी। याद रखना है, कई बार पूछा जाता है दोस्तों 61वें संविधान संशोधन में। 62वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 334 दिसंबर 1989 में हुआ, SC/ST तथा एंग्लो इंडियन के आरक्षण की समय सीमा को बढ़ाना। 8वां 95वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 334 जनवरी 2010 में हुआ और SC/ST तथा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को 60 से 70 वर्षों तक बढ़ाया गया। अब जानते हैं 1996 के पहले के चुनाव सुधार। 4 चुनाव सुधार हुए थे, इसमें हम पहला जानते हैं। पहले 1996 के पहले के चुनाव सुधार, तो इसमें क्या हुआ, वोट देने की आयु घटाना। तो 1989 के
61वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव में वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति। तो 1988 में प्रावधान किया गया कि चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने, पुनरीक्षण तथा संशोधन करने के काम में जो पदाधिकारी या कर्मचारी कार्यरत रहेंगे उन्हें यह काम करते रहने की अवधि तक चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्त माना जाएगा। इस अवधि के दौरान में कर्मचारी चुनाव आयोग के नियंत्रण, देखरेख एवं अनुशासन के अधीन रहेंगे। प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि। तो 1988 में राज्यसभा एवं राज्यों के विधान परिषदों के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों का प्रस्तावकों के रूप में हस्ताक्षर करने वाले निर्वाचकों की संख्या बढ़ाकर चुनाव क्षेत्र के कुल निर्वाचकों का 10% या 10 निर्वाचक जो कम हो कर दिया जाए। ऐसी व्यवस्था के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किया गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो 1989 में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की व्यवस्था की गई। प्रयोग के तौर पर पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हुआ। 1999 के गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का पूरे राज्य में इस्तेमाल हुआ। बूथ कब्जा। 1989 में बूथ कब्जा होने पर चुनाव स्थगित करने या रद्द करने का प्रावधान किया गया। अब जानते हैं 1996 के बाद चुनाव सुधार। तो 1990 में बीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने तत्कालीन कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव सुधार समिति का गठन किया और समिति ने 1990 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी और चुनाव सुधार के कई सुझाव दिए। इनमें से कुछ अनुशंसाएं 1996 में लागू की गई। इसके बारे में इस प्रकार जानेंगे। उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करना। तो उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 3 वर्गों में बांटा जाएगा। पहला, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार। दूसरा, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार। और तीसरा, अन्य निर्दलीय उम्मीदवार। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और मत पत्र में उनके नाम अलग अलग उपरोक्त क्रम में रहेंगे तथा सभी वर्गों में नामों को वर्ण क्रम अनुसार रखा जाएगा। राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित करने का कानून राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोध अधिनियम 1971 के तहत निम्नलिखित अपराधों के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति 6 साल तक तथा लोकसभा और राज्यसभा विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहेगा। जैसे राष्ट्रीय झंडे के अनादर का अपराध, भारत के संविधान का अनादर करने का अपराध और राष्ट्रगान गाने से रोकने का अपराध। शराब बिक्री पर प्रतिबंध। मतदान खत्म होने की अवधि के 48 घंटे पहले तक मतदान केंद्र के इलाके में किसी दुकान, खाने की जगह, होटल या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थल में किसी तरह के शराब या नशीले पेय नहीं बेचा या बांटा जा सकता। इस कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति 6 माह की कैद या 2000 रुपये के जुर्माने या दोनों सजा का भागीदार होगा। प्रस्तावकों की संख्या। तो लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति अगर किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का उम्मीदवार नहीं है तो उसके नामांकन पत्र पर क्षेत्र के 10 पंजीकृत मतदाताओं के हस्ताक्षर प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए। अगर उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त दल का है तो सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत होगी। ऐसा व्यर्थ के लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किया गया था। उम्मीदवार की मृत्यु। अब मतदान के पूर्व चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार का निधन हो जाने पर चुनाव रद्द नहीं होता। हालांकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार का निधन होने की स्थिति में उस दल का 7 दिनों के अंदर दूसरा उम्मीदवार देने का विकल्प दिया जाता है। उपचुनाव की समय सीमा। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सीट खाली होने के 6 महीने के अंदर उपचुनाव करना होगा और यह व्यवस्था 2 स्थिति में लागू नहीं होती। पहला, जिस सदस्य की खाली जगह भरी जानी है उसका कार्यकाल अगर 1 साल से कम अवधि का बचा हुआ हो या जब चुनाव आयोग केंद्र सरकार की सलाह मशवरे कर यह सत्यापित करे कि निर्धारित अवधि के अंदर उपचुनाव कराना कठिन है। मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश। किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग या अन्य संस्थान कार्यरत पंजीकृत मतदाता को मतदान के दिन
वेतनिक अवकाश मिलेगा। यह नियम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इसका उल्लंघन करने वाले नियोजक को 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। एक साथ हो रहे आम चुनाव या उपचुनाव में कोई उम्मीदवार लोकसभा या राज्यसभा की 2 से अधिक सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा ही प्रतिबंध राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषद के द्विवार्षिक या उपचुनाव पर भी लागू होगा। ये दोस्तों राज्यसभा लिखा हुआ है। देखें दोस्तों, ये राज्यसभा है, गलत टाइप हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ। और यह लिखा हुआ है सॉरी दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद की द्विवार्षिक या उपचुनाव पर लागू होता है। हथियार पर रोक। किसी मतदान केंद्र आसपास किसी तरह के हथियार के साथ जाना संज्ञेय अपराध है। ऐसा करने पर 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों दंड दिया जा सकता है। चुनाव प्रचार की अवधि में कमी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि और मतदान की तिथि के बीच न्यूनतम अंतराल 20 दिनों से घटाकर 14 दिन कर दिया गया। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव। 1971 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक निर्वाचनों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। इसी तरह उप राष्ट्रपति या मत पद के लिए यह संख्या 5 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। साथ ही निरर्थक उम्मीदवारों को रोकने के लिए दोनों पदों को चुनाव लड़ने के लिए जमानत की राशि 2500 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को बुलाना। 1998 में यह व्यवस्था की गई कि स्थानीय शासन, राष्ट्रीयकृत बैंकों, विश्वविद्यालयों, जीवन बीमा निगम, लोक उपक्रमों एवं सरकारी सहायता पाने वाले दूसरे संस्थानों के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है। डाक मतपत्र के जरिए वोट डालना। तो 1993 में कुछ खास तरह के मतदाताओं के लिए डाक पत्र के जरिए वोट देने की व्यवस्था की गई। प्रॉक्सी के जरिए वोट देने की सुविधा। तो 2013 में सशस्त्र सेना में कार्यरत वोटरों और ऐसे सशस्त्र बल में कार्यरत लोगों को जहां सेना अधिनियम लागू होता है को प्रॉक्सी के जरिए वोट देने का विकल्प चुनने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ऐसे वोटर जो प्रॉक्सी के जरिए वोट डालना चाहते हैं उन्हें निर्धारित प्रपत्र में अपना प्रॉक्सी नियुक्त करना होगा और इसी सूचना से अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को देनी होगी। राज्यसभा चुनाव में बदलाव। 2003 में राज्यसभा चुनाव से संबंधित निम्नलिखित बदलाव किए गए। जैसे पहला, राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आवासीय अर्हता हटा ली गई है। इसके पहले उम्मीदवार को जिस राज्य में निर्वाचित होना होता था उससे वहां का मतदाता होना जरूरी था। अब उसका देश के किसी संसदीय क्षेत्र का वोटर होना पर्याप्त होगा। दूसरा, राज्यसभा चुनाव में गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान शुरू किया गया। ऐसा राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग पर रोक लगाने एवं पैसे के खोल को समाप्त करने के लिए किया गया। नई व्यवस्था, राजनीतिक दल के निर्वाचक को मतपत्र पर मुहर लगाने के बाद अपनी पार्टी के नामित एजेंट को मतपत्र दिखाना होता है। यात्रा व्यय की छूट। तो 2003 के प्रावधान के अनुसार राजनीतिक दल का चुनाव प्रचार करने वाले नेताओं का यात्रा व्यय उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं शामिल किया जाएगा। मतदाता सूची आदि की निःशुल्क आपूर्ति। 2003 के प्रावधान के अनुसार सरकार लोकसभा तथा विधानसभा में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को मतदाता सूची की प्रति तथा आवश्यक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। राजनीतिक दलों को चंदा लेने की स्वतंत्रता। 2003 में राजनीतिक दलों को किसी व्यक्ति या सरकारी कंपनी छोड़कर बाकी किसी कंपनी से कोई भी राशि स्वीकार करने की स्वतंत्रता थी। अब आयकर में राहत का दावा करने के लिए उन्हें 20,000 रुपये से अधिक की हर चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। साथ ही चंदे के रूप में दी गई रकम पर कंपनी को भी आयकर में छूट मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन। 2003 के प्रावधान के तहत किसी मुद्दे को दिखाने या प्रचारित करने या जनता को संबोधित करने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को केवल टेलीविज़न नेटवर्क तथा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समान रूप से समय आवंटित करेगा। यह आवंटन पिछले चुनाव से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपलब्धियों के आधार पर होगा।
अब जानते हैं 2010 से लेकर अब तक के चुनाव सुधार। इसमें क्या रहा? एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। 2009 के प्रावधान के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के दौरान एग्जिट पोल करने और उसके परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी गई। एग्जिट पोल का मतलब जनमत सर्वेक्षण है कि वोटरों ने किस तरह वोट किया या फिर चुनाव में सभी वोटरों ने किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के बारे में क्या सोचा। अयोग्य घोषित कराने के लिए मामला दर्ज कराने की समय सीमा। इसमें भ्रष्ट तरीका अपनाने का दोषी पाए गए व्यक्ति को अयोग्य करार देने के लिए उसके मामले को 3 माह के अंदर राष्ट्रपति के पास पेश करने का समय अधिकृत अधिकारी को दिया गया है। भ्रष्ट तरीके के घेरे में सभी अधिकारी। 2009 में सभी अधिकारियों, चाहे वे सरकारी सेवा के हों, चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव संचालित कराने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हों, को किसी उम्मीदवार से चुनाव में उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ाने के लिए किसी तरह के मदद लेने का भ्रष्ट तरीका अपनाने के घेरे में लेने का प्रावधान किया गया। जमानत की राशि में बढ़ोतरी। 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत की राशि सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए 10,000 से बढ़ाकर 25,000 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई। इसी तरह राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सामान्य कोटि के उम्मीदवारों को जमानत राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 2,500 से 5,000 रुपये कर दी गई। ऐसा गंभीर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने से रोकने के लिए किया गया। जिले में अपीलीय अधिकारी। 2009 में मतदाता निबंधन पदाधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ सुनवाई के लिए जिले में अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। पहले ऐसी शिकायतों की सुनवाई राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी किया करते थे। इस तरह मतदाता सूची को अद्यतन करने के क्रम में किसी क्षेत्र के मतदाता निबंधन पदाधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ जिला दंडाधिकारी या अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता के समान स्तर के किसी अन्य अधिकारी के पास अपील की जाएगी। इसके आगे जिला दंडाधिकारी या अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास अपील होगी। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार। तो 2010 में विभिन्न कारणों से विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार भारत का हर नागरिक जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ग्रहण की है और जो नौकरी, शिक्षा या किसी अन्य कारणों से भारत के अपने सामान्य निवास के बजाय विदेश में रहा है, चाहे अस्थायी रूप से या नहीं, अपना नाम अपने संसदीय विधानसभा क्षेत्र जो उसके पासपोर्ट में अंकित है की मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है। नोटा तथा वोट वेरीफायर प्रणाली। तो भारतीय लोकतंत्र प्रणाली को स्पष्ट पारदर्शी बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के अलावा एक बटन नोटा को लागू करने का आदेश दिया। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहली बार चुनाव प्रयोग किया गया। एक गैर सरकारी संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में मत देने के लिए मतदाता बाध्य नहीं है तथा सभी प्रत्याशियों को रद्द करने का कानूनी अधिकार इन्हें प्राप्त है, जिससे उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व मतदाता पत्रों में उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ एबव नोटा का बटन विकल्प होगा या होना चाहिए। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी को यह टिप्पणी की कि मतदान से इनकार किया सट्टा ए रजिस्टर में दर्ज करनी होती थी। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला लागू होने पर भारत की अब उम्मीदवारों को नकारने का अधिकार नागरिकों को प्रदान करने वाला विश्व में 14वां देश हो गया है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, 14वां देश है भारत। चुनाव सुधारों से ही संबंधित एक अन्य फैसले में सर्वोच्च न्यायालय मतदाताओं को उनके द्वारा दिए गए मत की रसीद प्रदान करने का निर्देश भी चुनाव आयोग को 8 अक्टूबर 2013 को दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रेल
VVPAT प्रणाली स्थापित करनी होगी। फरवरी 2013 में नागालैंड में हुए चुनावों में 21 मतदान केंद्रों पर VVPAT मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। ईवीएम मशीन में अब प्रत्याशी का नाम, चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशी की फोटो भी रहेगी और इस व्यवस्था की शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव 2015 नीमच जिले के गरोठ विधानसभा के उपचुनाव से पहली बार किया गया। राइट टू रिकॉल एवं कॉल टू रिजेक्ट। तो राइट टू रिकॉल ये दोस्तों देखिए, राइट टू रिकॉल लिखा हुआ है। राइट टू रिकॉल से आशय है उस लोकतांत्रिक अधिकार से जिसका प्रयोग कर जनता अपने चुनाव हुए प्रतिनिधि का काम संतोषजनक ना पाए जाने, उसके भ्रष्टाचार से लिप्त होने या पद का दुरुपयोग करने की स्थिति में उसे पद से हटा सकती है। जबकि दूसरा है राइट टू रिजेक्ट, में उम्मीदवार को नकारने का अधिकार है, यानी सारे उम्मीदवार में से कोई न पसंद होने पर उन्हें नकारने का अधिकार है। सर्वप्रथम राइट टू रिकॉल की बात करें तो यह समग्रता से प्राप्त ना होकर भारत के कुछ राज्यों में निचले स्तर पर यह अधिकार लोगों को मिला है। यह वह पद्धति है जिसके द्वारा निर्वाचक किसी भी निर्वाचित पदाधिकारी या सदस्य को, चाहे वह कार्यपालिका का हो या विधानमंडल का, वापस बुला सकते हैं, अर्थात पदच्युत या हटा कर सकते हैं। यदि उम्मीदवारों की एक निश्चित संख्या किसी प्रतिनिधि के विरुद्ध आवेदन पत्र भेजे तो उस पर जनता का मत लिया जाना है। यदि निर्वाचकों का बहुमत प्रतिनिधि की पदच्युति के पक्ष में हो तो प्रतिनिधि को अपदस्थ किया जा सकता है। भारत में वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में व्यवस्था शुरू की गई। कुछ समय पूर्व बिहार में भी स्थानीय निकाय के प्रशासन में राइट टू रिकॉल एक्ट लागू किया गया। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखें तो इतिहास काफ़ी पुराना है। यूनान में एथेंस की लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार लोगों को मिला था, जबकि कानूनी रूप से स्विट्जरलैंड में लागू किया गया, किंतु अधिकार अमेरिकी राज्यों में ही चलन में है। भारत में इसकी मांग जयप्रकाश नारायण ने 1974 की संपूर्ण क्रांति में की थी। इस संबंध में तारकुंडे समिति का सुझाव है कि चुनाव में जीतने के बाद संविधान की शपथ लेकर जनप्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करने वालों की निगरानी के लिए जिस चुनाव क्षेत्र से चुने जाते हैं, वहाँ के मतदाताओं का कुल मतदान होने के आधार पर 51% लोग यदि अपने प्रतिनिधि को नकार दें तो उसकी सदस्यता रद्द की जाना चाहिए। इसके बाद उस जनप्रतिनिधि को सफाई का मौका देने के साथ ही पद से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव होगा। अब जो जीतेगा वही जनप्रतिनिधि होगा। अब यदि राइट टू रिजेक्ट को देखें तो इसका आशय प्रत्याशियों को नकारने से है। इस हेतु चुनाव आयोग ने वर्ष 2007 में सरकार से लिखित में मांग की थी कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व्यवस्था में प्रत्याशियों को खारिज करने की व्यवस्था करे। यदि उम्मीदवारों को सापेक्ष न कराने को मिले तो वोटों की संख्या ज़्यादा हो तो किसी को भी विजेता नहीं घोषित किया जाए और नए उम्मीदवारों को लेकर पुनः चुनाव संपन्न कराया जाएगा। दोबारा चुनाव तभी संपन्न होगा जब उसके लिए विधेयक लाया जाए। चलिए अब जानते हैं दल परिवर्तन कानून। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान के 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया तथा संविधान में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अधिनियम को सामान्यतः दल बदल कानून कहा जाता है। बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिवर्तन किया गया। इसके एक उपबंधों को समाप्त कर दिया गया, अर्थात अब विभाजन के मामले में दल बदल के आधार पर अयोग्यता नहीं मानी जानी चाहिए। अधिनियम के उपबंध तो 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों तथा विधायकों की निर्हरता से संबंधित उपबंधों का वर्णन निम्न अनुसार है।
पहला निर्हरता में देखिए राजनीतिक दलों के सदस्य, किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है उस सदन की सदस्यता की निर्हरता माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल को सदस्यता छोड़ देता है अथवा यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तथा राजनीतिक दल से उसने 15 दिनों के भीतर क्षमादान न पाया हो। निर्दलीय सदस्य, कोई निर्दलीय सदस्य जो बिना किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार होते हुए चुनाव जीता हो तो किसी सदन की सदस्यता के निर्हरक हो जाएगा यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है। नाम निर्देशित सदस्य, किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। दूसरा, अपवाद जाने तो दल परिवर्तन के आधार पर उपरोक्त अयोग्यता निम्न 3 मामलों में लागू नहीं होती। यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो। दल में टूट तब मानी जाती है जब 1/3 सदस्य सदन में एक नए दल का गठन कर लेते हैं। यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है अथवा अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर भी ग्रहण कर लेता है। 10वीं अनुसूची का प्रावधान जो विधायक दल के 1/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट से संबंधित 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा हटा दिया गया है। इसका अर्थ हुआ कि दल छोड़ने वाले को टूट के आधार पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। तीसरा, निर्धारण प्राधिकारी दल परिवर्तन में उत्पन्न निर्हरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। प्रारंभ में इस कानून के अनुसार अध्यक्ष निर्णय अंतिम होता था। नियम बनाने की शक्ति, किसी सदन के अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम या विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे नियम सदन के समक्ष 30 दिनों के लिए रखना आवश्यक है। सदन के नियमों को स्वीकृत कर सकता है, इनमें सुधार कर सकता है अथवा उन्हें अस्वीकृत कर सकता है। इसके अलावा वह निर्देशित कर सकता है कि किसी सदस्य द्वारा ऐसे नियमों का उल्लंघन ठीक उसी प्रकार माना जाएगा जिस प्रकार सदन के विशेष अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। अधिनियम का मूल्यांकन, संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल परिवर्तन विरोधी कानून से संबंधित है की रूपरेखा राजनीतिक दल परिवर्तन के दोषों तथा दुष्प्रभावों, जो भी पद के प्रलोभन अथवा भौतिक पदार्थों के प्रलोभन अथवा किसी प्रकार के अन्य प्रलोभनों से प्रेरित है, पर रोक लगाने के लिए की गई। लाभ, तो निम्न को दल उद्धत विरोधी कानून के लाभ के रूप में उद्धत किया जा सकता है। जैसे यह कानून विधेयकों की दल बदल को प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान करता है। यह राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में शामिल होने अथवा किसी विद्यमान दल से टूट जैसे लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका द्वारा पुनर्समूह की सुविधा प्रदान करता है। यह राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करता है तथा अनियमित निर्वाचकों पर अप्रगतिशील खर्च को कम करता है। इसके विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान दी है। आलोचना, इसके निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है। यह असहमति तथा दल परिवर्तन के बीच अंतर को नहीं बता पाया। इसका व्यक्तिगत तथा वर्गों के दल परिवर्तन के मध्य विभेद अनुचित है। तीसरा, यह किसी विधेयक द्वारा विधानमंडल के बाहर किए गए उसके कार्यकलापों हेतु उसके निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता। चौथा, इसका निर्दलीय तथा नाम निर्देशित सदस्यों में भेदभाव अतार्किक ही है। पांचवा, अध्यक्ष पर निर्णय करने की निर्भरता तथा उसकी 2 आधारों पर आलोचना की जा सकती है। प्रावधान, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने, निर्हरक लोगों को नागरिक पद धारण करने से रोकने एवं दल परिवर्तन विरोधी कानून को सशक्त बनाने के लिए निम्न उपबंध किए गए। पहला, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, अनुच्छेद 75 में। दूसरा, संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरक ठहराया गया है वह किसी मंत्री पद को धारण करने के लिए निर्हरक होगा, अनुच्छेद 75 में बताया गया है। तीसरा, मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण परिषद का आकार
राज्य विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 164 में। चौथा, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहरा गया है, वह किसी मंत्री पद को धारण करने के लिए निरर्हक होगा, अनुच्छेद 164 में। पाँचवा, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया है, वह किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के भी निरर्हक होगा। यहाँ लाभ के राजनीतिक पद का अभिप्राय है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई कार्यालय जिसके लिए वेतन एवं अन्य लाभ संबंधित सरकार द्वारा लोक राजस्व दिए जाते हों, या किसी निकाय के अधीन कोई कार्यालय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका स्वामित्व पूर्णतः या अंशतः केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो तथा उसके लिए वेतन एवं अन्य लाभ उस निकाय द्वारा दिए जाते हों, अनुच्छेद 361 खा। 10वीं अनुसूची के उपबंध विभाजन की उस दशा में लागू नहीं होंगे जब किसी दल के 1/3 सदस्य उस विभाजित जड़ में शामिल हों। इसका अभिप्राय है कि विभाजन के आधार पर निरर्हकों के लिए कोई संरक्षण नहीं है। अब जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से मतदान प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इस मशीन में 2 हिस्से होते हैं, पहला नियंत्रक इकाई कंट्रोल यूनिट और दूसरा मतदान इकाई। तो भारत में EVM का डिज़ाइन 15 अक्टूबर 1980 में MB हनीफा द्वारा तैयार किया गया था। भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग 19 मई 1982 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान पारूर चुनाव के कुछ हिस्सों में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण और डिजाइन निर्वाचन आयोग ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद की मदद से किया। भारत में दिनेश गोस्वामी समिति 1990 की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गोवा में अपनाई गई। प्रायोगिक तौर पर प्रथम बार EVM का प्रयोग 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश व दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हुआ। प्रथम बार समूचे राज्य में EVM का प्रयोग 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया। EVM से संबंधित विशेषताएं: एक मशीन में अधिकतम 3840 मत रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 64 से अधिक प्रत्याशियों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। रिकॉर्ड डेटा को 10 वर्षों से अधिक अवधि तक सुरक्षित रख सकता है। अब जानते हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता के बारे में। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होते हैं। यह प्रावधान निर्वाचन आयोग द्वारा नई लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी होने तक लागू रहते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश बनाए जाते हैं। इन नियमों को चुनाव आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए सामान्य आचार संहिता। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। इसी कारण मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे कि विभिन्न जातियों धर्मों के लोगों के बीच घृणा और तनाव का वातावरण पैदा हो। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने विपक्षी दलों की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करने का अधिकार होगा, लेकिन इसमें किसी उम्मीदवार के निजी जीवन या परिवार के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने की छूट नहीं होगी। मतदाताओं को धमकाना, घूस देना, मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक सभा का आयोजन करने और मतदाताओं को वोट डालने के लिए ले जाने और लाने के लिए वाहन की व्यवस्था काम करना प्रतिबंधित है। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी के मकान, भूमि, दीवार का प्रयोग बैनर लगाने,
लाउड स्पीकर लगाने का काम संपत्ति के मालिक की स्वीकृति के बिना नहीं करेगा। किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को विपक्षी दल के जुलूस में बाधा डालने, उसकी सभा में अपना पर्चा बांटने और सभा को बंद करने जैसे काम करने की अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी भी जगह पर सभा का आयोजन करने से पहले उस क्षेत्र की पुलिस या संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी ताकि यातायात और अन्य जरूरी व्यवस्था की जा सके। यदि कोई दल या उम्मीदवार जुलूस या आयोजन करने वाला है तो उसका मार्ग नहीं होगा, जुलूस किस समय शुरू होगा और किस जगह कितनी देर आयोजित होगा, इसकी पूरी जानकारी शासन को देनी होगी और इससे किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। राजनीतिक दल या उम्मीदवार सुनिश्चित करेंगे कि मतदान के दिन मतदाताओं को दी गई पर्ची सादे कागज पर होगी और उससे किसी दल या उम्मीदवार का नाम, पार्टी का निशान अंकित नहीं होगा। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले से मतदाताओं को शराब नहीं बांटी जानी चाहिए। सत्ताधारी दल के मंत्री चुनावी दौरों के दौरान सरकार तंत्र जैसे सरकारी कर्मचारियों, वाहनों, सरकारी भवनों का प्रयोग चुनाव के लिए नहीं करेंगे। सार्वजनिक स्थलों, हेलीपैडों, हवाई जहाज़ों के ऊपर सत्ताधारी दल का एकाधिकार नहीं होगा। अन्य दलों के उम्मीदवार भी इसका प्रयोग उन्हीं शर्तों के साथ कर सकेंगे जैसे कि सत्ताधारी दल कर रहा है। सरकारी व्यय पर कोई भी विज्ञापन, समाचार पत्र एवं जन संचार माध्यम से जारी नहीं किया जाएगा और चुनाव के दौरान सरकारी जन माध्यमों का प्रयोग सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया। भारत में चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत जारी अधिसूचना से होता है। इसके उपरांत चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है, जिसे निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जाता है। इस घोषणा में नामजदगी, नामांकन पत्रों की जांच की तिथि, नाम वापस लेने की तिथि आदि उल्लेखित होती है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 8 दिन का तथा अपना नाम वापस लेने के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। आयोग की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान जानें तो भारत में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और संविधान में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र बनाने के लिए अधोलिखित प्रावधान किए गए हैं। यथा निर्वाचन आयोग के गठन के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त की पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आधारित नहीं है, बल्कि इसके लिए नियत कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए विहित आधार तथा महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही उनके पद से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव एवं उपचुनाव। तो लोकसभा और राज्य विधानसभा द्वारा अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर लेने के पश्चात जो भी चुनाव कराया जाता है उसे आम चुनाव कहा जाता है। जब कोई लोकसभा या राज्य विधानसभा का पहले नियत कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण करने से पहले ही भंग कर दिया जाता है तो नए चुनाव कराए जाते हैं, तो इस चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। जब उक्त सदन में कोई स्थान प्रतिनिधियों की मृत्यु, त्यागपत्र, निर्हरता के कारण रिक्त हो जाता है तो उसे भरने के लिए करवाए जाने वाले निर्वाचन को उपचुनाव कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि उपचुनाव के स्थान की स्थिति में 6 माह के भीतर कराना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि आम चुनाव और मध्यावधि चुनाव में चुने गए प्रतिनिधि पूरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं, जबकि उपचुनाव में प्रतिनिधि सदन के शेष कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। अब जानते हैं मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT क्या है। तो इस प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ संयुक्त करने पर जब मतदाता अपनी पसंद के किसी प्रत्याशी के लिए EVM में बटन दबाता है तो EVM में मत दर्ज होने के साथ क्रम संख्या, उस प्रत्याशी का नाम एक कागज पर मतदाता के लिए प्रिंट हो जाता है। इस प्रक्रिया को VVPAT कहते हैं। वोटिंग स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों कई बार परीक्षाएं पूछा गया है कि जो वोटिंग में जो स्याही यूज़ होती है वह क्या है, तो वह सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल व्यवस्था के अंतर्गत वोट डालने के तुरंत बाद ही एक पर्ची निकलती है और पर्ची पर जिस
उम्मीदवार को वोट दिया जाता है उसका नाम चुनाव चिन्ह छप जाता है। सबसे पहले इसका प्रयोग नागालैंड के चुनाव नोकसैन विधानसभा में 2013 में हुआ। अब जानते हैं निर्वाचन के प्रकार। पहला, आम चुनाव। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल बाद संसद और राज्य विधानसभा के लिए कराए जाने वाले चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। दूसरा है मध्य अवधि चुनाव। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए अपनी सामान्य अवधि से पहले भंग हो जाने के बाद कराए जाने वाले चुनाव को मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। तीसरा है उपचुनाव। संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त होने वाली सीट के लिए कराए जाने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। चौथा है स्नैप पोल। संसद तथा राज्य विधानसभा के अचानक भंग हो जाने के बाद कराए गए चुनाव को स्नैप पोल कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं परिसीमन आयोग के बारे में। परिसीमन का अर्थ है विधायी निकाय वाले एक देश में प्रांत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा रेखा को निश्चित करने के काम या प्रक्रिया से है। परिसीमन का कार्य एक उच्च शक्ति के निकाय से संबंधित है। यह निकाय परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के नाम से जाना जाता है। परिसीमन आयोग की संरचना। तो परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त इस आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। पहला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का मुख्य निर्वाचक आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त। दूसरा, संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त। सहयोगी सदस्यों में प्रत्येक राज्य के 10 सदस्यों की नियुक्ति परिसीमन आयोग कर सकने, जिससे 5 लोकसभा और 5 राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे। गठन जाने इसका परिसीमन आयोग का। तो संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर किया गया। वर्ष 2002 में भारत के संविधान में विशेष रूप से संशोधन किया गया था कि वर्ष 2026 के उपरांत होने वाली प्रथम जनगणना का निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया जाएगा। भारत में ऐसे परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया जा चुका है। पहला, प्रथम परिसीमन आयोग 1952, दूसरा परिसीमन आयोग 1963, तीसरा परिसीमन आयोग 1973 और चतुर्थ परिसीमन आयोग 2002। चलिए अब जानते हैं भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां। हम जानेंगे पार्टी का नाम, स्थापना और चुनाव चिन्ह। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई 1885 और चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा। दूसरी है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई, चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। तीसरा है बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना 1984 और चुनाव चिन्ह हाथी। चौथा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्थापना 1925 और चुनाव चिन्ह है अनाज की बाली व हंसिया। और पांचवा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसकी स्थापना 1964 और इसका चुनाव चिन्ह है हंसिया, हथौड़ा व तारा। छठवीं है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, स्थापना 1999 और चुनाव चिन्ह घड़ी। राष्ट्रीय दल मान्यता हेतु मापदंड क्या है, जान लेते हैं। पहला, उसे 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हुई हो। दूसरा, उसे लोकसभा में कम से कम 2% अर्थात 11 सीटें मिली हो, साथ ही ये सीटें 3 अलग अलग राज्यों में मिली हों। तीसरा, उसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। अगले वीडियो तक धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।